बीपीएससी वॉरियर एक नया सेगमेंट लेकर आया है जिसका नाम है बवाल। इस सेगमेंट में हम लोग जितने भी हॉट टॉपिक्स होते हैं, जितने भी बर्निंग इश्यूज होते हैं, जो करेंट मुद्दे होते हैं, जो करेंट अफेयर्स मेंस एग्जामिनेशन के लिए या इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उन सारे टॉपिक्स को लेकर हम डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट, यानी जो फार्म बिल्स आया हुआ है। एक्चुअली इसमें तीन एक्ट हैं, तो उन तीनों एक्ट के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ये जो टॉपिक्स है ये करेंट अफेयर्स का तो टॉपिक्स है ही, ये कहाँ कहाँ आ सकता है, कौन से सेक्शंस में आ सकता है मेंस एग्जामिनेशन में, वो है एक पॉलिटी और दूसरा इकोनॉमिक्स का भी ये टॉपिक्स है, ये मुद्दा है। तो ये दोनों सेक्शंस में, पॉलिटी सेक्शंस में भी और इकोनॉमिक सेक्शंस में भी आ सकता है। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि इसको सुनने से पहले, इसको देखने से पहले आप पॉलिटिकली मोटिव या पॉलिटिकली माइंडसेट लेकर ना देखें इसको, क्योंकि आप एक सिविल एक्सपीरियंस है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज की एक्सपीरियंस है, तो आपको मूल तथ्यों पर और जो इसमें मूल तथ्य दिए गए हैं उन्हीं चीज़ों को लेकर तुम्हें आपको तर्क देना है और सुझाव देना है एग्जामिनेशन में। तो चलिए, और आप इस वीडियोस को कैसे देखेंगे, बहुत लंबा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 1-2 मिनट देखते हैं, उसके बाद से स्किप कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा वो कॉन्सेप्ट तो पूरा हो ही नहीं पाता है। 2 मिनट यहाँ देखे, 2 मिनट वहाँ देखे, 2 मिनट वहाँ पढ़े, ऐसे करके पूरा हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसको, इस वीडियोज़ को आप क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए प्लेलिस्ट में अपने, और इसको सोने से पहले, मतलब जब आप सो रहे हो तो बेड पे लगाकर एकदम छोड़ दीजिए। और आप मान लीजिए कि सो भी जाते हैं देखते देखते या सुनते सुनते, तो आप नेक्स्ट डे आप क्या कीजिए कि जहाँ तक आपको याद है उसके आगे से कंटिन्यू कीजिए। ऐसे 3-4 दिन में आप ये पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो देख लेंगे। इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, इसके जो कीवर्ड्स हैं वो पूरा आप समझ जाएंगे, जो आपको मेंस एग्जामिनेशन लिखने में बहुत ही कारगर होगा। साथ ही साथ अ, ये आपको रिवीजन, बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 बार 4 बार उसको देख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, छोटा छोटा चीज़ों में, टुकड़ों में बांट कर कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे से कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस एग्जामिनेशंस में। तो चलिए, आज की जो टॉपिक्स है वो है फार्म बिल्स। ये जो है उसके बारे में, इसके जो मीथ्स एंड जितने रियलिटीज़ हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये पॉलिटिक्स में भी करंट अफेयर्स से इशूज़ है, करंट अफेयर्स का इशू है, तो पॉलिटी में भी आ सकता है और इकोनॉमिक्स में भी, यानी या दोनों में भी पूछा जा सकता है। तो दोनों एंगल से इस जो इश्यूज है, ये जो टॉपिक्स है, उसको दोनों एंगल से जोड़ के हम लोग देखेंगे। चलिए, कोई भी कानून बनता है तो अ, सुर हल्ला गुल्ला होता ही है। एबीपी न्यूज या किसी और, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी और नेटवर्क का, चैनल का एक कार्यक्रम आया करता था प्रधानमंत्री। उसमें देखिएगा कि या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी कहीं कहीं पढ़िएगा, या यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स का जो क्लिप है वो देखिएगा। तो बीपी सिंह का जो बीपी सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उस समय उन्होंने ओबीसी का कानून लाया था, ओबीसी आरक्षण का कानून लाया था। उस समय तो मतलब इससे भयानक, मतलब स्थिति हो गई थी देश की, पूरा देश, शहर 6 महीने, साल भर तक रुक गया था। हर जगह मतलब प्रदर्शन हो रहे थे, और इस तरह से जनरल कैटेगरी वाले मतलब प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ जनरल कैटेगरी के जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को आग लगा लिया। उसके बाद से धीरे धीरे मामला शांत हुआ और हमें उस ओबीसी आरक्षण के साथ जीने की आदत पड़ गई, और न सरकार उस ओबीसी आरक्षण कानून को वापस ली। तो इसी तरह कोई भी रिफॉर्मेशन, कोई भी बड़ा कानून आता है तो
विवाद होता है, ये पुरानी बात नहीं है। सीए के जब कानून आया था तो भी यही विवाद हुआ था। तो हमारा जो फार्म बिल्स है उसको लाने की क्या ज़रूरत थी? पहला कि किसानों की जो स्थिति थी, कितने वर्ष हो गए, कितने डिकेड हो गए, दशकों से वही स्थिति बनी हुई है। किसानों को मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। और पिछले लोकसभा के चुनाव के दौरान मोदी जी ने, जहाँ पे कृषि प्रधान जो राज्य हैं, तो उन लोकसभाओं में जाकर उन्होंने भाषण भी दिया था कि किसानों की आय 2022 तक डबल कर देंगे। ये तो बहुत बड़ा बात हुआ, कम बात थोड़ी है, बहुत कठिन काम है ये। और जब उन्होंने यह कहा तो उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होंगे जो इस सरकार ने इस एक्ट में जिक्र किया है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसानों को ओपन मार्केट से जोड़ना, ट्रेडिशनल खेती से निकालने का अवसर देना, ये सारी उद्देश्यों को लेकर ये एक्ट बनाया गया है। तो इस एक्ट को पारित करने की जो प्रक्रिया है, जो समय है और जो समय है, उस पर संदेहात्मक स्थिति बनी हुई है। तो मैंने बताया, शुरू में ही बताया था कि इस जो एक्ट में इसको दो एंगल से देखेंगे। पहला एक पॉलिटी और दूसरा जो है वो इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटी में हम जब ये पॉलिटी का जब ये विषय बनेगा तो इसकी संवैधानिकता के बारे में प्रश्न आ सकते हैं कि क्या ये संवैधानिकता के तौर पे ये वैलिड है कि नहीं। और दूसरी, इकोनॉमिक्स में जब हम बातें करेंगे तो एक्ट के बारे में बातें करेंगे, उसके डेटा के बारे में बातें करेंगे। तो हम दोनों एंगल से देखकर इसकी शुरुआत करते हैं। तो इस विषय की सबसे पहले जो शुरुआत है कि क्या ये एक्ट संवैधानिक है कि नहीं, इसकी संवैधानिकता है कि नहीं। तो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि कोई भी एक्ट आता है तो उस एक्ट को ही एक एक शब्द कर पढ़ें, 2 3 4 बार पढ़ें। मूल जो है, ओरिजिनल जो एक्ट है उसको ही पढ़ा जाए। इससे ये हमारी जो जागरूकता है हमारी, वो भी तो बनती है, परीक्षा के लिए ही नहीं, सिर्फ ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। जागरूक पॉलिटिकली जागरूक भी होना चाहिए कि हमें कौन फुसला रहा है, बहला रहा है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि यह क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड रखता है कि नहीं ये। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडिटी के बारे में जब बात करेंगे तब इसके दो पहलुओं को आंकेंगे। तो पहला क्या है, कंटेंट, इसकी विषय वस्तु। इसके विषय वस्तु संविधान में किसी लिखी गई किसी बात के विपरीत है या नहीं। और जो दूसरी है वो है इसकी प्रोसीड्यूर, यानी प्रक्रिया में कोई कमी तो नहीं है। पहला पहलू को देखें तो इसमें 3 चीज़ों को चेक करेंगे कि कहीं इस एक्ट में लिखी गई बातें हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो नहीं है। तो अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ इसमें कोई तथ्य, कोई स्टेटमेंट लिखा गया है कि नहीं, तो इसकी संभावना बिल्कुल शून्य है। क्योंकि जितने भी कानून बनाए जाते हैं, सरकार जो कानून बनाती है, तो उसमें तो ऐसे ऐरे गैरे तो लोग रहेंगे नहीं। उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे लॉ के जानकार, इन सारे लोगों से सरकार सहमति से डिस्कशन करके ही कोई एक्ट बनाती है। तो ऐसी गुंजाइश नहीं रहती है और कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है। तो फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये वैलिड है। दूसरे, बेसिक स्ट्रक्चर, इसके मूल ढांचे के बारे में भी कोई बुनियादी जो ढांचा है उसके खिलाफ है कि नहीं। तो ऐसा भी कोई चर्चा में अभी विषय आया नहीं है और नहीं इस एक्ट में ऐसी कुछ मिलाइएगा। आप जब उसका पढ़ेंगे, आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें मिलाइएगा एक एक एक्ट को। तो ऐसी भी कोई जिक्र नहीं है और कोई भी एक्ट में नहीं जिक्र होता है। मैंने बताया ही कि बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे ऑफिसर्स, पढ़े लिखे जो ऑफिसर, जो अनुभवी ऑफिसर्स हैं, अनुभवी लॉ मेकर्स हैं, लॉयर्स हैं, तो वो इसमें भागीदारी निभाते हैं। तो ऐसा संभावना नहीं है। तो तीसरा जो चीज़ है, स्टेट लेजिस्लेटिव पावर। बोला जा रहा है कि
कि ये स्टेट लेजिस्लेटिव पावर के अधीन आता है एग्रीकल्चर का विषय। कैसे? हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 246 में बोला गया है, 3 लिस्ट है, मतलब हमारे आर्टिकल नंबर 246 में 3 लिस्ट दिया गया है। एक होता है सेंट्रल लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में कही गई जितने भी विषय हैं उस विषयों के बारे में जितने भी कानून्स बनेंगे, जितने भी लॉज बनेंगे, जितने भी संशोधन होने हैं वो किसके अधीन बनेंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन बनेगी। उस केंद्र का हस्तक्षेप होता है। राज्य सूची में जो भी विषय हैं उस विषय से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। अब मान लीजिए कि हमारे देश में सेंट्रल और स्टेट जब दोनों गवर्नमेंट है तो कोई ऐसी विषय हो सकती है जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी हो, तो इसके लिए एक लिस्ट बनाया गया है कंकरेंट लिस्ट। उसमें बताया गया कि इस विषय में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, और जब कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, जब एक ही विषय दोनों के अधीन रहेंगे तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ही, झगड़ा होगा ही, तो ऐसे स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। और ये कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 254 में प्राथमिकता देने की जो बात है वो 254 में लिखा गया है। अब आते हैं कि स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 14 में एग्रीकल्चर आता है, और एंट्री नंबर 26 और 27 में ट्रेड एंड कॉमर्स, और 27 में प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब एग्रीकल्चर का जो मुद्दा है जो वो तो स्टेट के पावर में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कानून कैसे बना दी? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग हल्ला चिल्ला कर रहे हैं कि हम इस बेसिस पे लड़ेंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि क्या किया जा सकता है। क्या इसके बेसिस पे हम सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को खारिज करवा सकते हैं कि नहीं? तो मूल संविधान में देखा जाए तो स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 14 में एग्रीकल्चर की जो विषय वस्तु है, एंट्री नंबर 26 के ट्रेड कॉमर्स विद इन स्टेट के विषय वस्तु, और जो एंट्री नंबर 27 की जो विषय वस्तु मतलब प्रोडक्ट, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट, ये भी स्टेट पावर की है। लेकिन 1954 में नेहरू जी ने संविधान के तीसरे संशोधन में, थर्ड संशोधन किया गया था उस समय, तो उन्होंने उसमें एक प्रावधान लगा दिया, क्योंकि लैंड रिफॉर्म अगर मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें अगर स्टेट को दे दी गई कुछ ऐसे पावर्स, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लैंड रिफॉर्म कर नहीं पाएगी। तो लैंड रिफॉर्म के लिए क्योंकि सारे पावर स्टेट को दे दिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उन्होंने कंकरेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 33 में एक प्रावधान किया गया कि प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स और एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार भी कर सकती है। इससे रिलेटेड जो संशोधन है, जो प्रोविजंस है, जो कानून बना सकती है। जब दोनों के पास पावर है तो कॉन्ट्राडिक्टरी तो होगा ही, झगड़ा होगा ही। तो हमारे संविधान के राज्य सूची या स्टेट लिस्ट में यह लिखा गया है, मतलब एंट्री नंबर 26 और 27 के शुरू में लिखा गया है कि कंकरेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 33 के अधीन रहते हुए, यानी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेंशन इन द एंट्री नंबर 33 ऑफ कंकरेंट लिस्ट, उसके बाद स्टेट एंट्री नंबर 26 और 27 की बातें लिखी गई हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो समझ लीजिए कि संविधान की भाषा में, कानून की भाषा में 2 शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है नॉट विथ स्टैंडिंग, एक होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं किसी भी धारा या किसी भी प्रोविजंस के आगे लिखा रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं कुछ भी लिखा हो यह चीज़ प्राथमिक है, बाकी चीज़ें भाड़ में जाए। ठीक है, और किसी प्रोविजंस के आगे ये लिखा हो, किसी धारा के एंट्री से पहले ये लिखा हो कि सब्जेक्ट टू डेट,
इसका मतलब है कि वह प्राथमिक है, लेकिन उसकी प्राथमिकता बनाए रखते हुए जहाँ तक संभव है यह भी चलेगा। यानी कंकरेंट लिस्ट की प्राथमिकता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्राथमिकता है। तो अगर आप प्रश्न पूछेंगे कि क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर, अगर प्रश्न पूछेंगे कि क्या ये संवैधानिक है, वैलिडिटी है इसकी, तो विषय वस्तु को लेकर यह मतलब यह एक्ट पूरी तरह से संवैधानिक है, हाँ है। अब आते हैं इसके प्रोसीड्यूर। अब देखते हैं कि इसके प्रोसीड्यूर यानी प्रक्रियात्मक तौर पर कोई संवैधानिक कमी है या नहीं। तो केंद्र सरकार ने 5 जून को ऑर्डिनेंस बनाया, ठीक है, 5 जून को एक ऑर्डिनेंस बनाया। ऑर्डिनेंस मतलब एक तरह का हथौड़ा होता है जो सरकार इस्तेमाल करती है जब पूर्ण बहुमत में होती है, और इसका दुरुपयोग भी लोग करते हैं कुछ जरूरी चीज़ों पे कानून बनाने के लिए। तो फार्म्स एक्ट के तो केंद्र सरकार ने 5 जून को ऑर्डिनेंस बना दिए और फार्म एक्ट के तीनों एक्ट ऑर्डिनेंस के रूप में जारी कर दिए, यानी लागू हो गए। और ऑर्डिनेंस का नियम है कि जब भी सांसद यानी संसद का जो अधिवेशन होगा उसके 6 सप्ताह में यानी 6 वीक्स में के अंदर, मतलब 6 सप्ताह के अंदर पास हो जाए। अगर नहीं होता है तो वह ऑर्डिनेंस हट जाएगा, हटता नहीं है बल्कि दूसरा ऑर्डिनेंस जारी करवा देते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोसीड्यूर हैं जो इसको किया जा सकता है, लेकिन सरकार के पास समय, मतलब सरकार उस रास्ते जाना नहीं चाहती थी और सरकार के पास कम समय था। और पता है कि लोकसभा में अगर कोई भी ऑर्डिनेंस के ऊपर अगर पास करवाना है, ऑर्डिनेंस पास करवाना है, एक्ट पास करवाना है, तो लोकसभा में एकदम फुल बहुमत में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरा फुल गवर्नमेंट में है, तो मालूम है कि ये पास हो ही जाएगा। और इसमें भी पॉलिटिकली देखिए कौन किसका साथ रहता है, मतलब और कब किसके पलट जाएगा, इसका आप पॉलिटिक्स में जिम्मेदारी नहीं ले सकते। शिवसेना लोकसभा में सपोर्ट की, राज्यसभा में एब्सटेन कर दी। एब्सटेन मतलब ना हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही आपका विरोध कर रहे हैं, मतलब हम वोट ही नहीं देंगे, वोट को वॉकआउट कर देना मतलब, ठीक है। तो और कांग्रेस जब सरकार थी महाराष्ट्र में तो ऐसा ही कुछ कानून, जब रितेश देशमुख के जो पिताजी हैं, क्या नाम है, विलास राव देशमुख शायद उस समय थे गवर्नमेंट में, तो उस समय एनसीपी भी उनके साथ थी, शरद पवार जी की जो पार्टी। तो उस समय उन्होंने ऐसा ही एक्ट ला दिया था। तो अब इस मतलब किस मुंह से एनसीपी इसका विरोध करती, तो उन्होंने भी, एनसीपी ने भी एब्सटेन कर दिया। हमारे बिहार में भी क्या हुआ कि बहुत सारे लोग सड़कों पे आए, विरोध किए, प्रदर्शन किए बिहार में। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जो ये कानून है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए इस बारे में लोकसभा में क्या हुआ वो देखते हैं। तो लोकसभा में तो मालूम है कि पास हो जाएगा, तो हो गया। राज्यसभा में गया तो 242 में 122 मेजोरिटी था, राइट। 242 में 122 अगर सरकार मेजोरिटी, मतलब सरकार के सपोर्ट में कोई मेजोरिटी वोट देता है तो वो मेजोरिटी कहलाता है। और लगभग सरकार के पास 105 से 110 लोग थे और उतने ही विपक्ष का भी हाल था, उनके पास भी उतने ही थे, 105 से 110। अब विपक्ष की मांग थी कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए और जो वोटिंग से या आपसी सहमति से होता है, जो नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या, वॉइस वोट, क्योंकि कोरोना के चलते सभी लोग अपने सीट पे नहीं बैठे थे, तो वोटिंग सीट पे ही सिस्टम होता है, मतलब आपका अगर सीट है तो सभी के सीट के सामने वोटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और कोरोना का समय था, सोशल डिस्टेंसिंग
पालन करना था, तो लोग अपने सीट पे बैठे हुए नहीं थे। तो सबका अलग अलग सिस्टम था, तो दिक्कत होती। यानी मेजोरिटी थी या नहीं, इस पे हल्ला चिल्ला हुआ। और किसी भी तरह वॉइस वोट हुआ, वॉइस वोट से मतलब सरकार, मतलब जो उप राज्यपाल जो थे, जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, उपराज्यपाल नहीं, सॉरी, उप मतलब जो सभापति उप सभापति जो होते हैं वोटिंग के दौरान, तो सभापति वॉइस वोट से देखेंगे, हाँ 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 हाँ, मतलब सरकार के पास बहुमत है, ये ऐसे करके नहीं होता है, वैसे करके काउंट करके बोले कि हाँ मेजोरिटी है, और इसको पास करा दिया गया। तो अब इस आधार पे चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं, कि वोटिंग नहीं हुई, अ, उसके बाद से सेलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजा गया। तो ये सारी इश्यूज को लेकर क्या हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के खिलाफ? तो देखिए, उप सभापति ने तो कह दिया कि मेजोरिटी थी, और हमारे संविधान में अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 122, ठीक है, अनुच्छेद 122 कहता है कि सदन की जो प्रक्रिया है, उस सदन की प्रक्रिया के का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाएगा। यानी यह तीनों एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं? तो जवाब है हाँ, यह वैलिड है। तो चलिए पहले एक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तीन एक एक करके हम लोग तीनों एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि तीनों एक्ट्स में क्या क्या प्रावधान है, इसके फायदे एवं समस्याएं, और इसके क्या नुकसान हैं, और क्या संशोधन की ज़रूरत है। तो पहला जो एक्ट है उसका नाम है द फार्मर्स, नया टेक्निक है, थोड़ा सीखने में समय लगेगा। द फार्मर्स प्रोड्यूस, ज़्यादा शेयर करें इस चैनल को, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर सकें आपके लिए, हमें प्रोत्साहन मिलेगी। ट्रेड, और इसको ट्रेड ही समझे, TRA लिखा गया है, ट्रेड एंड कॉमर्स, एक्ट 2020। इसमें एक्चुअली इसका पूरा नाम है कि द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फार्मर्स के प्रोड्यूस के बारे में डिस्कस किया गया है, फार्मर्स का जो उत्पाद है, पैदावार है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। उसके बाद से इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स की बात होंगी, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात होंगी, उससे रिलेटेड प्रोविज़न आया है इसमें प्रावधान। उसका से प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, तो नाम से हमें ये पता चलता है। अब इसमें मीन्स प्रोविज़न क्या है? तो पहला जो है 1 नंबर में, वो है ट्रेड एरिया, मतलब किसान अब ट्रेडिंग कर सकेंगे आउटसाइड APMC। APMC का मतलब होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, और इसको हर जगह कहीं पे मंडी से जाना जाता है, कहीं पे व्यवसाय समिति के नाम से जाना जाता है, बाजार समिति के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो पहला प्रोविज़न है कि किसान अब आउटसाइड APMC, यानी APMC के बाहर अपने प्रोड्यूस, अपने जो उत्पाद है वो उसको बेच सकते हैं। दूसरा जो इसमें प्रोविज़न लाया गया है कि किसान अगर चाहें तो इसको इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट
यानी स्टेट के बाहर और स्टेट के अंदर कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकते हैं। तो उसके बाद से किसानों को ऑनलाइन ट्रेडिंग की भी छूट दी गई है। किसान अपना उत्पाद ऑनलाइन माध्यम से भी बेच सकते हैं। अब चूँकि एग्रीकल्चर स्टेट के अधीन आता है, इससे रिलेटेड जो भी कानून्स वगैरह होते हैं और ये जो विषय है ये स्टेट लिस्ट में आता है, हमारे संविधान के स्टेट लिस्ट में। तो केंद्र को डर है कि कहीं इस पे राज्य सरकारें मनमानी रूप से टैक्सेस, किसानों के ऊपर टैक्सेस न लगा दे। तो इसलिए इसमें एक और प्रोविज़न है कि कोई भी स्टेट टैक्सेस नहीं लगा सकता और टैक्सेस जैसा कोई फ़ी या लेवी भी नहीं लगा सकता, कोई ड्यूटी भी नहीं लगा सकता। उसके बाद से एक और प्रोविज़न है इसमें डिस्प्यूट का। अगर मान लीजिए कि किसानों का स्पॉन्सर से कोई डिस्प्यूट हो जाता है या प्रोडक्ट के प्रोड्यूस उसका जो है, प्रोडक्शन जो है उसके क्वालिटी वगैरह कुछ भी झगड़ा हो जाता है, स्पॉन्सर मनमानी करता है या पैसे की उसके जो कीमत है वो समय से नहीं मिल पाती है, तो ऐसे बहुत सारे जो विवाद हैं, तो वो विवाद होगा तो उसमें क्या प्रोविज़न है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत किसान अगर कोई भी विवाद होता है तो वो एसडीएम के पास जा सकता है। अब एसडीएम क्या करेगा कि कॉन्सिलियरी एक बोर्ड बनाएगा और उस बोर्ड में कुछ अधिकारी होंगे और दोनों पक्ष के 1-2 पर्सन्स होंगे और ये मिलजुल के आपस में मामला सुलझाएं। अगर मान लीजिए कि बोर्ड से आपस में मामला नहीं सूझता है तो उसमें एसडीएम हस्तक्षेप करेंगे और एसडीएम का जो फैसला होगा वो दोनों पक्षों को मानना होगा। मान लीजिए कि किसान एसडीएम के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो एक और उसमें बात कही गई है कि वो कलेक्टर के पास, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसके पास जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर हैं उनका फैसला अंतिम फैसला है। तो इसके बाद से इस एपीएमसी, इसमें एक बहुत चर्चा में चला है कि एपीएमसी क्या हुआ। तो एपीएमसी के बारे में हम लोग जानते हैं। एपीएमसी में पहले क्या होता था कि किसान साहूकार जो होते हैं, गांव में अभी भी ये चलता है, गांव में साहूकारों से अपने कोई भी इमरजेंसी में या कोई भी खर्चे के लिए रुपए कर्ज लेते थे। तो साहूकार कर्ज देता था और जैसे ही फसल की जब कटाई होती थी तो उनके यहाँ पहुँच जाता था। अब मान लीजिए कि जिस साल या जिस वर्ष, ये अधिकतर यही केस होता था कि पैदावार अच्छे से ना हो, तो उस समय क्या होता था कि किसान, अब साहूकार सर पे खड़ा है तो उसको देना ही पड़ता था और औने पौने दाम में उसको बेचना भी पड़ता था। तो इसलिए एपीएमसी सरकार के नज़र में जब ये समस्या गई तो सरकार ने क्या किया कि एक मंडी की स्थापना की, एपीएमसी की स्थापना की और एक प्रोविज़न किया कि किसान एपीएमसी मंडी में ही अपना सामान बेचेंगे और एमएसपी जो है, यानी इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, तो एमएसपी के रेट में बेच सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते थे? इसके बेनिफिट्स ये होता था कि मंडी में बोली होती थी, ऑक्शंस होता था, तो आप एमएसपी के नीचे रेट में आप बोली नहीं लगा सकते, एमएसपी या एमएसपी के ऊपर ही बोली लगा सकते हैं। तो एक ऑप्शन होता था, तो किसानों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते थे कि भाई हम मतलब एक होता था कि मैं इस रेट में बेचूंगा कि उस रेट पे बेचूंगा, ऑप्शन होते थे उनके पास। उसके बाद से एपीएमसी मंडी में भी कुछ रिटेल शॉप्स होते थे जहाँ से आम आदमी भी जाके डायरेक्ट कम रेट में खरीदारी कर सकता है। उसके बाद से एपीएमसी मंडी में सॉइल टेस्ट भी होता है। सॉइल टेस्ट मतलब
मिट्टी की जो जांच होती है वो एपीएमसी में होती है। उसके बाद से वहाँ पे कमीशन एजेंट्स होते थे जो किसानों को क्या करते थे, हेल्प करते थे कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ अब, या जो कागजी कार्रवाई होती थी, तो किसान तो दूर से आया है, उसको तो ये सारी चीज़ें पता नहीं है, तो लोडिंग अनलोडिंग कराना, लोडिंग कराना, फिर से उसको अ, और जो फ़ी वगैरह है या जो आधिकारिक जो कार्य है उसमें मदद करना, ट्रांसपोर्ट अगर लेके गया है तो कहाँ ठहराना है, ये सारी व्यवस्थाएं कमीशन एजेंट्स करता था। उसके बाद से जितनी भी बोली होती थी उसकी रिकॉर्डिंग होती थी, रिकॉर्डिंग होगी। उसके बाद से एमएसपी का तो बेनिफिट था ही कि एमएसपी के नीचे आप बेच नहीं सकते, एमएसपी या एमएसपी के ऊपर ही बेच सकते हैं, लेकिन ये सब होता नहीं था। एमएसपी के नीचे या एमएसपी के रेट पे तो बिक्री नहीं होती थी। इसके बाद क्यों नहीं होती थी और कैसे नहीं होती थी आगे डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है कि प्रॉब्लम्स ये था, बेनिफिट तो मैंने बता दिया, प्रॉब्लम्स ये था कि कास्केडिंग था। कास्केडिंग मतलब बहुत सारे फ़ी थे, टैक्सेस लगते थे, मार्केट फ़ी हुआ, मंडी फ़ी जो होता था, कमीशन का एजेंट होता, कमीशन का जो कमीशन तो होता ही था एजेंट का जो, उसके अलावा और सारे बहुत सारे फ़ी लगते थे। इससे किसानों का जो कॉस्ट था वो और बढ़ जाता था। उसके बाद से कार्टेल्स हो गया था। मान लीजिए कि मंडी में जितने भी खरीदार जो हैं, परचेजर जो हैं, तो परचेजर क्या करते थे कि मान लीजिए कि 10 है, या कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट को तो रजिस्ट्रेशन करके रहना पड़ता था, मतलब ये बिना, और रजिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल से होता था, मतलब अभी भी होता है, एपीएमसी ख़त्म नहीं हुआ है, होता था, मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये रजिस्ट्रेशन होता है बहुत मुश्किल से। और मान लीजिए कि 10 उसमें परचेजर हैं, तो ये लोग आपस में, और कमीशन एजेंट्स जो है उनके साथ मिलकर आपस में एक फिक्स कर लेते थे कि इसके नीचे मान लीजिए 1100 एमएसपी है, मान लीजिए 1400, एक मान लीजिए 1100 के ऊपर नहीं खरीदेंगे। ऐसा करके वो लोग एक कार्टेल बना लिए थे, समझौता कर लिए थे, उसमें एजेंट्स को भी मिला लेते थे। अब इससे क्या हुआ कि अब किसान बेचारा क्या करता था कि मान लीजिए कि अब वो उतना दूर से आया, इतना गाड़ी लेकर आया, फिर लेके जाएगा, फिर कहीं और लेके जाएगा, एमपीएमसी के बाहर बेचना नहीं है, तो इसे फेड अप होकर किसान क्या करता था कि औने पौने दाम में बेच देता है। तो ये समस्या है, 10-15% आपका उसमें फार्मर्स का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। रिफॉर्मेशन बीच बीच में इसमें रिफॉर्म भी हुई थी। रिफॉर्म क्या हुआ था मैं बताता हूँ। जब 2003 में वाजपेयी गवर्नमेंट समझ गए थे कि वाजपेयी जी समझ गए थे कि किसानों का शोषण हो रहा है, लेकिन उस समय तो अभी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उतना तो बहुमत था नहीं, तो इसलिए उन्होंने राज्य सरकार से निवेदन किया और एक मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाया और राज्यों से गुजारिश की, राज्यों से कहा कि इस एक्ट के तहत किसानों की जो किसानों के साथ न्याय किया जाए। तो बहुत सारे राज्य सरकारों ने इस एक्ट के तहत किसानों को छूट देने की मतलब कोशिश भी की। कर्नाटका गवर्नमेंट हुआ, फिर से आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट हुआ, उसने प्राइवेटाइजेशन मार्केट भी किया। बिहार में क्या हुआ कि, बिहार की बात करते हैं, बिहार में 2006 से एपीएमसी एक्ट की जो बाध्यता थी वो खत्म हो चुकी है, काम ही नहीं करती एपीएमसी यहाँ पे बंद है। फिर भी बिहार में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ रिलीवेंट ईयर्स माने, मान लीजिए 1991 का डेटा मैं दे रहा हूँ, तो उसी ईयर का अगर ये इकोनॉमिक सर्वे को देखा जाए तो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन था
वो 1.8% ग्रोथ हुआ था 1991 से लेकर 2006 तक, यानी 1991 से लेकर 2006 तक बिहार में एग्रीकल्चरल जो ग्रोथ था वो 1.8% था। ठीक है। अब जब 2006 में जब एपीएमसी यहाँ से उसको निरस्त कर दिया गया, तो 2006 से लेकर 2019 के बीच में, ये मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ रिलेवेंट ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2019 तक एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुआ 3.1%। ठीक है, 3.1%। और 2007 से 2014 के बीच देखा जाए तो 2007 से 2014 के बीच जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ था 3.8%। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा ज़रूर हुआ है। और बिहार में एपीएमसी को निरस्त करने का एक और रीज़न था कि बिहार में एपीएमसी के पास जो फसल लेकर जाता था तो एमएसपी पे तो में मिलना था रेट, लेकिन मिलता नहीं था। ठीक है। मान लीजिए कि 30 रुपया किलो जो है, 30 रुपया किलो, ₹30 पर केजी चावल का एमएसपी रेट है, या गेहूं का जो भी हो एमएसपी रेट है। तो मान लीजिए वो 100 क्विंटल बेचा तो उसका हो गया 3000। 100 केजी बेचा तो उसका हो गया 3000 रुपया, 1 क्विंटल का मैं बात कर रहा हूँ। तो अब इसमें क्या होता था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसका मान लीजिए कि 5%, उसके बाद से एपीएमसी जो फ़ी होता था वो 5%, कमीशन पकड़ लीजिए 3%, यानी टोटल और 13 से 15% उसका किसान का खर्च होता था एक्स्ट्रा। उसके बाद से तय की गई समय सीमा पे उसको सरकार के द्वारा जो तय की गई समय सीमा थी उससे किसानों, मतलब उस समय सीमा पे उसको पैसे नहीं मिलते थे, उसका जो भुगतान था उसको नहीं मिलता था। तो 2006 से ही एपीएमसी एक्ट बिहार में नहीं है और चल रहा है। अब देखते हैं कि पहला जो एक्ट है, फर्स्ट जो एक्ट है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, इसके मेरिट्स क्या है, इसके जो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि बिजनेस टू बिजनेस पॉसिबिलिटीज़ है, यानी हम डायरेक्ट कंपनी को, बीच में मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा, हम डायरेक्ट कंपनी को, बाबा रामदेव को अगर चिप्स बनाने के लिए आलू चाहिए तो हम डायरेक्ट बाबा रामदेव से कांटेक्ट करके बेच सकते हैं। अगर हमको अदानी को सनफ्लावर की जो सनफ्लावर अपना बेचना है, सनफ्लावर का जो वो तेल बनाते हैं तो उसका जो अपना प्रोड्यूस उनको बेचना है तो हम बेच सकते हैं। तो एक एक पॉसिबिलिटीज़ है। ऊपर से हम ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन डायरेक्ट B2C कर सकते हैं। मान लीजिए कि अपना एक फॉर्म बना लिए, उसके बाद से ऑनलाइन अपना सप्लाई करते रहें। उसके बाद से इसमें इंटर स्टेट की है। पहले राज्य में अपने आसपास के मंडी में ही बेचना पड़ता था, अपने ही एरियाज के मंडीज में बेचना पड़ता था। अब क्या होगा कि हम दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं। और जब ऐसे होंगे, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा किसान और कंपनी से कांटेक्ट करेगा तो कंपटीशन क्या होगा, बेटर कंपटीशन हो जाएगा, कंपटीशन भी तो बढ़ेगा, तो वो होगा। और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो नए नए तकनीक, नए नए तरीके आएंगे, इनोवेशन होगा। स्मार्ट किसान, जो युवा किसान है वो जुड़ेंगे इससे, तो इनोवेशन होगा। अब ये सारी चीज़ें और सारे इंडस्ट्रीज को मिलते हैं, चमड़ा
उद्योग को मिलता है, स्टील इंडस्ट्रीज को मिलता है, तो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो जाहिर सी बात है। अब आते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में, इसके क्या नुकसान हैं उसके बारे में जानते हैं। तो डीमेरिट्स में यही है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो डर है कि अगर सब बाहर ही बेचने लगेंगे तो फिर एपीएमसी में जो अधिकारी हैं, जो एक सिस्टम है, एक जो तंत्र काम कर रहा है, तो वो एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। तो इनका क्या होगा, इनको भी देखना पड़ेगा। दूसरा है कि जुडिशियल जो सपोर्ट है, तो जुडिशियल सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान होना चाहिए कि किसान वहाँ जाकर अपनी समस्याएं सुलझा सकें। एक्चुअली जुडिशियल कोर्ट का प्रावधान इसलिए सरकार ने नहीं किया है, उसका कहना ये है कि बेचारा किसान उन्हों पर बोझ आ जाएगा। वो चाहता है कि कम समय में ही 2 महीने 3 महीने में ये सारा मामला वो किसान सुलझा ले, और बेचारा कोर्ट में किसान कहाँ कहाँ दर दर भटकेगा। तो एक जुडिशियल सपोर्ट होना चाहिए, कोर्ट होना चाहिए। इसमें कोई भी रेगुलेशन नहीं है, यानी एक पैन कार्ड वाला आदमी भी ट्रेडिंग कर सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि पैन कार्ड तो फिलहाल सभी के पास है, तो कोई भी आ गया, कोई गारंटी नहीं है। पहले एपीएमसी में जो कमीशन एजेंट्स होते थे या जो परचेज होते थे, तो उसमें क्या होता था कि वो अपने ज़िले के, अपने आसपास के लोग ही रहते थे। ठीक है, तो किसान मतलब पहचानता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि कहीं से भी बेंगलोर से आदमी आया, पैन कार्ड है उसके पास, तो ट्रेडिंग कर सकता है। तो ऐसा नहीं, तो ऐसा होगा तो किसान को बहुत मुश्किल होगी, बहुत धांधली भी होगी। तो ट्रेडिंग वा, तो ट्रेडिंग वाले जितने भी हैं उनको एक रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनको एक अलग से नियंत्रण होना चाहिए उन पे। अब एक और बात है कि इसमें न्यू ओलिगोपोली सिस्टम चालू हो जाएगा। ये ओलिगोपोली हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि ये सारे चीज़ें डिमेरिट्स हैं इसके। अब आते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि एपीएमसी पे जो जितने भी टैक्स अप्लाई होते हैं, जितने भी एपीएमसी पे टैक्सेस या ट्रेडिंग एरिया मतलब अप्लाई होते हैं, जो टैक्सेस लगता है, तो किसान जब और ट्रेडिंग एरियाज में जब बेच रहा है तो उस पर भी सेम टैक्सेस होनी चाहिए, ताकि एपीएमसी भी बचा रहे और कंपटीशन का भी माहौल रहे। ठीक है, जुडिशियल इंटरवेंशन होना चाहिए जुडिशियल। ठीक है, किसानों के पास एक, अगर मान लीजिए कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं भेज रहे हैं, तो एक एक एग्रीकल्चरल ट्राइब्यूनल बना दीजिए, और हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में इसकी शाखा हो और कम समय में फैसला हो, और किसानों के पास ये भी ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड एक्ट के बारे में। सेकेंड एक्ट का नाम है द फार्मर एम्पावरमेंट 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 एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज
2020 तो इसका पूरा नाम हुआ कि द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शंस एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। तो जाहिर सी बात है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि फार्मर्स को एम्पावरमेंट करना, फार्मर्स को एम्पावरमेंट करना, ताकतवर बनाना, एम्पावरमेंट, ठीक है, एम्पावरमेंट करना और उसको प्रोटेक्शन देना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है, प्रोटेक्शन। उसके बाद से एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट से रिलेटेड प्रावधान होंगे इसमें, कि अगर किसी से एग्रीमेंट होगा तो क्या प्रोविज़न होगा, प्रोटेक्शन, किसानों की ज़मीनों को ना हड़पा जाए, ऐसा कुछ। और उसको प्राइस एश्योरेंस मिले, उसकी जो कीमत है वो एश्योर्ड प्राइस मिले, ये नहीं कि कोई भी औने पौने में उसको बेचना पड़े, जो भी वो फार्म सर्विसेज भी उसको मिले, फार्म सर्विसेज जो सुविधा है उसको भी मिले, ठीक है। तो इसमें मेन है कि एग्रीमेंट में क्या है, एग्रीमेंट में फार्मर और स्पॉन्सर, मतलब जिससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट जिससे होगा उसको स्पॉन्सर इसमें बोला गया है, स्पॉन्सर वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो उससे किसान क्या कर सकता है कि एग्रीमेंट कर सकता है। तो सेकेंड एक्ट में क्या प्रोविजंस है, सेकेंड एक्ट का नाम मैंने बता ही दिया है कि इसका नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इसका ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स को एम्पावर किया जाए, एम्पावरमेंट हो फार्मर्स का, उनको संरक्षण दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए, एग्रीमेंट जो हो उसमें प्रोटेक्शन मिले उनको, एग्रीमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं इसमें कि किसानों को मुश्किल ना हो, किसान फंसे नहीं। उसके बाद से एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस होना चाहिए, एग्रीमेंट ऑन फार्म सर्विसेज होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इसका कि जो भी फार्म सर्विसेज होगा उसका एग्रीमेंट क्या होगा, प्राइस एश्योरेंस का एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें। तो चलिए मेन प्रोविजंस इसका देखते हैं, मेन जो प्रोविजंस है, मेन प्रोविजंस इसमें क्या क्या है वो हम एक एक करके जानेंगे, ठीक है, ओके। तो मेन प्रोविजंस में पहला जो आता है, एक एग्रीमेंट जो होगा वो किसानों और स्पॉन्सर, मतलब जिससे कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको स्पॉन्सर बोला गया है, स्पॉन्सर वर्ड यूज किया गया है। तो फार्मर और स्पॉन्सर के साथ होगा ये, या स्पॉन्सर जो है, फार्मर और स्पॉन्सर, ये या तो डायरेक्ट कंपनी से हो सकती है या जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं कि उसमें मेंशन होगा एग्रीमेंट में कितने पीरियड का उनका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है। तो वो मेंशन रहेगा। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट इसमें बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल कैसे होगा, ठीक है। तो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें उससे रिलेटेड प्रोविज़न है, बताया गया इसमें। उसका से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, मतलब कौन सा फॉर्म इशू कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें। उसके बाद से इसमें प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज़्म हुआ है, प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज़्म, ठीक है। उसके बाद से इसमें मतलब उसके साथ साथ इसमें डिलीवरी और पेमेंट मैकेनिज़्म से रिलेटेड प्रोविजंस है, पेमेंट। उसका से फार्मर्स, अगर फार्मर्स का कोई लैंड एग्रीमेंट में अगर जिक्र होता है, मतलब फार्मर्स का जो लैंड है उस पर कोई स्ट्रक्चर बनता है, तो एग्रीमेंट में लैंड का जिक्र नहीं होगा। अगर कोई मान लीजिए कि कंपनी
कोई जो सर्विस प्रोवाइडर आपके खेत पे स्ट्रक्चर बनाता है, कोई भी घर वगैरह या ऑफिस वगैरह या जो भी हो गोदाम टाइप का कुछ बनाता है, तो उसमें लैंड, उस एग्रीमेंट में लैंड का जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि कॉरपोरेट के पास तो बहुत बड़े बड़े लॉयर होते हैं, वो कुछ इधर उधर करके ज़मीन हथिया लेंगे, तो इसलिए किसानों को परेशानी ना हो, इसलिए इसमें लैंड का जिक्र नहीं होगा। अगर लैंड का जिक्र होगा तो वो एग्रीमेंट शून्य माना जाएगा। ठीक है। और उसमें जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद से या तो कंपनी को वो परमानेंट स्ट्रक्चर तोड़वा देना होगा, और नहीं तो नहीं तोड़वाता है तो वो किसान से उसके बदले में कुछ पैसा नहीं लेना है उसको, वो परमानेंट स्ट्रक्चर किसान का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से इसमें सातवां जो चीज़ है उसमें बताया गया है रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे रजिस्टर्ड कराना है। ठीक है। स्टेट में कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है। उसके बाद से फोर्स मेजर क्या होता है कि मान लीजिए कि एक एग्रीमेंट हुआ, ये अदानी का एक इशू हुआ था कि लॉकडाउन की वजह से एक एग्रीमेंट था, लेकिन वो एग्रीमेंट तोड़ नहीं पा रहा था, उससे बहुत अदानी ग्रुप का जो कंपनी था और बहुत नुकसान हो रहा था, तो अचानक कोविड आया और कोविड के चलते, आपदा के चलते उसे तोड़ना पड़ा था। यानी किसान अगर मान लीजिए कि कोई एग्रीमेंट करता है, कोई फ्लड आ जाता है, अ, कोई नुकसान हो जाता है, उसका तबीयत खराब हो जाता है, कि जिससे वो मतलब अब मतलब वो ऐसा डिजेबिलिटी करके कोई बीमारी हो जाती है, तो ऐसे में जो एग्रीमेंट होगा उस समय क्या करेगा, किसान क्या करेगा एग्रीमेंट के लिए, तो उस समय एग्रीमेंट वो तोड़ सकता है, ऐसा फोर्स मेजर में बोला गया है। उसके बाद से मान लीजिए कि डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो उससे क्या प्रोविज़न है, तो वही एसडीएम के पास जाएगा, कॉन्सिलेशन बोर्ड बनेगा, फिर हर जो एक कॉन्सिलेशन बोर्ड उस एग्रीमेंट में होगा। उसके बाद से वहाँ से नहीं होता है तो एसडीएम उसमें हस्तक्षेप करेगा, मैंने पिछले एक्ट में जैसे बताया वैसे ही। और एसडीएम के बातों से, एसडीएम के फैसला से किसान अगर सहमत नहीं होता है तो कलेक्टर के पास जाएगा। कलेक्टर या तो एडिशनल कलेक्टर को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बोल सकता है, और एडिशनल कलेक्टर से नहीं होता है तो कलेक्टर खुद इसमें हस्तक्षेप करेगा और वही मान्य होगा। उसके बाद से इसमें पेनाल्टीज से भी रिलेटेड प्रोविज़न है। पेनाल्टीज, मान लीजिए कंपनी बोली कि क्वालिटी ख़राब है, ये है वो है, तो ऐसे करके किसान का अगर नुकसान होता है, तो अगर स्पॉन्सर अगर किसान का नुकसान किया हो तो उसको नुकसान का 1.5 गुना राशि पेनाल्टी के रूप में देना होगा। मतलब जितना नुकसान किया है उसका 1.5 गुना राशि पेनाल्टी के रूप में अतिरिक्त देना होगा किसान को। ये कौन देगा? स्पॉन्सर देगा। किसको देगा? किसान को देगा। अगर किसान कोई स्पॉन्सर का नुकसान करता है तो किसान को केवल नुकसान की रकम देनी होगी, कोई पेनल्टी नहीं है। उसके बाद से इसमें जो एग्रीगेटर है, जो भंडारण का जो करते हैं, जो तो एग्रीगेटर से भी रिलेटेड प्रोविजंस हैं, कि जैसे एफपीओ होता है, जैसे फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है हर गांव में, जैसे फार्म सर्विस प्रोवाइडर्स हुआ जो, या कोई भी एक 10 गांव या छोटे छोटे गांव जो है वो मिल के अपना एक समूह बना सकते हैं, तो मंडी टाइप का। तो ये एक प्रोविज़न है, हर गांव में, हर तहसील में, हर आसपास के 4-5 गांवों को मिलाकर वो फार्म एग्रीगेटर का काम करेंगे वो। अब इस अधिनियम की मेरिट क्या है, बेनिफिट क्या है? प्रोविज़न तो हमने पढ़ लिया, मेरिट क्या है? मेरिट कि ये जो सेक्टर हुआ एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये अब सभी सेक्टर के जैसा होगा। इकोनॉमिक्स में जितने सेक्टर हैं सभी सेक्टर के जैसा हो गया। अब किसान अब सिर्फ एपीएमसी ओपन मार्केट से जुड़ गया, एपीएमसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा।
कंपटीशन अच्छा होगा, कंपटीशन जो होगा वो क्या होगा, गुड हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, अच्छा हो जाएगा। और कंपटीशन बढ़ेगा तो इनोवेशन भी होगा, नई नई तकनीकें इस्तेमाल करेगा किसान, जो नई पीढ़ी के जो स्मार्ट किसान है। और जब इनोवेशन बढ़ेगा तो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसके तरफ भी दिलचस्पी बढ़ेगी, उसको उसको बढ़ावा मिलेगा। क्रॉप पैटर्न चेंज होगा, क्रॉप पैटर्न जैसे मोटे अनाज जो हैं, सिर्फ चावल गेहूं पे ही किसान डिपेंडेंट नहीं रहेगा, और जो फसलें हैं, तिलहन है, आपका मोटा अनाज है, वो चेंज होगा, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सही है। अब किसान खुद दो चार समूहों से, दो चार गांवों को मिलाकर, दो चार गांव के किसानों को मिलाकर एफपीओ बना सकते हैं। मैंने इसके बारे में जिक्र किया था पिछले बार कि फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, एपीएमसी टाइप का, और वो कांटेक्ट कर सकते हैं कंपनी से या मंडियों से। ठीक है। अब इससे जो कंसर्न है, इससे रिलेटेड वो कंसर्न क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला कि इसमें कोर्ट का प्रावधान नहीं है, वो होना चाहिए कि किसान कोई भी डिस्प्यूट हो तो कोर्ट पे जाए। दूसरा है कि इसमें मार्केट जो रेट है वो रेट बेनिफिट्स, इसको इससे रिलेटेड सरकार को मार्केट रेट बेनिफिट से सोचना चाहिए। ठीक है जी, कि मान लीजिए कि दाम बढ़ता घटता है तो उसमें एक किसान क्या करेगा कि दाम घटता बढ़ता है तो उस समय वो क्या करेगा, वो उस समय स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी वो देखना पड़ेगा। मार्केट रेट बेनिफिट का मतलब मान लीजिए कि किसान 100 रुपया में बेचता है, रेट फिक्स हो गया। अब अचानक देखा कि 100 रुपया में बेच दिया तो ये तो फिक्स हो गया, लेकिन अचानक उसको 200 रुपया हो गया जब, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट तो पहले 100 रुपया में कर दिया और मार्केट प्राइस बढ़ गया 200 रुपया, तो उस समय क्या बेनिफिट मिलेगा वो होना चाहिए। उसके बाद से लीगल टर्म्स ऑफ कॉरपोरेट होना चाहिए, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट, एक फॉर्म, मान लीजिए कि सरकार को एक फॉर्म, जो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट फॉर्म है वो एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म सरकार द्वारा बनाना चाहिए कि इसमें फलाना, उसमें बस इतना तारीख रहेगा, तारीख का नाम रहेगा, दो किसके किसके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो रहेगा, ये दो तीन चार बातें रहेंगी, कितने दिन का ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इससे क्या होगा, किसानों को सुविधा होगा, और जो नए नए जो पैतरे होते हैं कॉरपोरेट, वो किसानों को फंसाने के चक्कर में मतलब कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसा होना चाहिए। रेगुलेशन इसका वीक है, रेगुलेशन वीक है, मतलब बताया था ना, पैन कार्ड वाला भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिसके पास पैन कार्ड है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो वो है। एमएसपी जो है, इसमें सरकार बोल रही है कि एमएसपी की कोई बात नहीं की है, तो इसमें लिखित कोई एमएसपी का बात नहीं है। तो सारा मसला झगड़ा यहाँ पे है कि सरकार एमएसपी ख़त्म कर देगी, और सरकार बोल रही है कि हम एमएसपी नहीं ख़त्म कर रहे हैं, इस एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है एमएसपी ख़त्म हो जाएगा। और किसान कह रहे हैं तो वही तो बात है, इस एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, एमएसपी कहाँ लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब कि एमएसपी पे असमंजस बना हुआ कि सरकार की मंशा क्या है, कि एमएसपी कैसे ख़त्म कर देगी, और ख़त्म करना भी है तो आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए। तो एमएसपी को लेकर समस्या बनी हुई है, और एमएसपी, सरकार का कहना है कि एमएसपी का जो इशू है पहले भी लिखित नहीं था, अब एक नोटिफिकेशन होता था वैसा ही नोटिफिकेशन आएगा, और किसान डिमांड कर रहे हैं कि नहीं हमें लिखित चाहिए, और लीगल नहीं हो सकता है। लीगल करने के लिए भी बात कर रहे हैं, तो लीगल तो सरकार कर नहीं सकती है कभी भी, उसका भी रीजन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम, इकोनॉमिक्स आप पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा, 10th वालों को भी ये पता रहता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम
सपोर्ट प्राइसेस, इसका एमएसपी का मतलब होता है। अब ये डिसाइड कौन करता है? ये करता है सेंट्रल बोर्ड का, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बोर्ड होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बोर्ड होता है, ठीक है, सीएसीपी बोलते हैं उसको, सीएसीपी बोर्ड, ठीक है। तो वो डिसाइड करता है, कमिटी ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस एक बोर्ड होता है, वो रिकमेंड करता है। और किसको रिकमेंड करता है? वो रिकमेंड करता है कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो उसको रेकमेंड करता है। अब इसको ऑपरेट कौन करते हैं? एपीएमसी और एफसीआई। अब क्या हुआ कि एपीएमसी ऑपरेट करता है, मान लीजिए कि किसान एमएसपी का रेट एपीएमसी को बेच सकता है, और एपीएमसी में नहीं बिकता है तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को यानी एफसीआई को बेच सकता है, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसको बेच सकता है। लेकिन फूड कॉरपोरेशन सिर्फ दो ही प्रोडक्ट को लेती है, वो है धान और गेहूँ। ये दो ही चीज़ें हैं जो एफसीआई किसान से डायरेक्ट ले सकती है, बाकी और चीज़ों पे और जो एमएसपी है उस पे नहीं ले सकती। एमएसपी किस पे मिलता है, कौन कौन से पे मिलता है? तो 22+1, यानी गन्ना को ही एमएसपी टाइप का ही एक मिलता है, राशि मिलता है। तो एमएसपी 23 प्रकार की, टोटल समझ लीजिए 23 प्रकार के अनाजों पे मिलता है। 23 अनाजों में क्या क्या है? जैसे सीरियल्स में आपका राइस हुआ, व्हीट हुआ, कॉमर्शियल जो क्रॉप्स हुआ, पल्सेस हुए, ठीक है, ऑयल सीड्स हुआ, तो उन सारी चीज़ों पे एपीएमसी मिलता है। कैसे मिलता है? तो आप एक एपीएमसी में जाइए और अपना गुड्स यानी ये जो 23 फैसले हैं एमएसपी के रेट पे आप बेचिए। और दूसरा जो है वो है प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट यानी एफसीआई करती है। और वो किस चीज़ का प्रोक्योरमेंट करती है? वो 23 की 23 फसलें प्रोक्योरमेंट नहीं करती, बल्कि वो 2 फसलें बस प्रोक्योर करती है, वो है राइस और व्हीट। यही 2 चीज़ें वो प्रोक्योर करती हैं एमएसपी के रेट पे। अब क्या हुआ, और बाकी जो 22 जो फसलें हैं वो गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं करती, आप एमएसपी के रेट में एपीएमसी में बेच सकते हो, लेकिन ये जो एमएसपी का जो फिक्स प्राइस है प्रोक्योरमेंट में वो आपका एफसीआई में मिल जाएगा। अब एमएसपी 1964 65 66 में ऐसा कुछ सूखा वगैरह हुआ था, उसका से 1965 में युद्ध हुआ था, बांग्लादेश के भी लोग आए थे, और उस समय जो अमेरिका था वो हमें फूड मतलब हम अपना प्रॉपर अनाज नहीं उपजा पाते थे, तो पीसी 480 के तहत अमेरिका हमें फूड सप्लाई करता था और हमें एहसान भी दिखलाता था। तो इसलिए फूड सिक्योरिटी हमारे पास कोई थी नहीं, हम अपने पूरे देश को खिला सकें, जितनी आबादी थी उनके लिए अनाज उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, तो हमारे पास कोई फूड सिक्योरिटी नहीं थी। तो इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया। तो इसको हम जब इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो इसलिए इसको लाया गया, शुरू किया गया, और धीरे धीरे इसमें धीरे धीरे और ये राज्य सरकार के अधीन थी, तो धीरे धीरे इसमें और कुछ अनाजों को ऐड किया गया एमएसपी। और
किसानों को सुरक्षा देने के लिए, किसानों को अ, खेती के लिए मतलब प्रोत्साहन देने के लिए कि ताकि उनको उचित मूल्य मिले और वो पैदावार करें। लेकिन शुरुआत में ये बहुत कम ही अनाजों पे एमएसपी मिलती थी। अब धीरे धीरे इसमें पॉलिटिक्स भी इसके बीच आता गया और 23 फसलें हो गई। ठीक है। अब अब जो एक और इशू है कि इसमें पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वही इस आंदोलन में क्यों हैं। तो देखिए, पंजाब और हरियाणा राइस जो बेचता है, जितना राइस उत्पादन होता है उसका 88% वो एमएसपी के रेट में एपीएमसी मंडी या प्रोक्योरमेंट के तहत वो बेचता है। अपने कुल पैदावार का 28% राइस हरियाणा पंजाब बेचता है। उसी तरह वीट का बात करें, गेहूं का बात करें, तो उसका 70% बेचता है पंजाब और हरियाणा। एमएसपी उसको इतना मिलता है। और जब पूरे भारत की बात करें, ऑल इंडिया में बात करें, तो ऑल इंडिया में राइस 35% लोगों को एमएसपी मिलती है, किसानों को। वीट 62% और आपका जो और सीरियल्स हैं, ऑयल सीड वगैरह, उस पर 50% मिलता है। अब राइस में देख लीजिएगा, राइस में सबसे जो तीन कंट्रीज हैं, तीन जो स्टेट हैं, तीन चार स्टेट पकड़ लीजिए कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद से उड़ीसा, यूपी, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। और ये चारों स्टेट मिलाकर 44% ही इनको अपने कुल पैदावार का एमएसपी, ये चारों स्टेट मिला के 44% अपनी कुल पैदावार का उनको एमएसपी मिलता है। उनके पैदावार जो होता है वो एमएसपी के रेट में बेचते हैं। अब समझिए कहाँ 44% और कहाँ वो पंजाब हरियाणा वाले 88% अपने पूरे कुल पैदावार का बेचते हैं। वो उसी तरह अगर गेहूं की बात किया जाए, वीट का बात किया जाए, तो यूपी और एमपी मिलाकर सिर्फ 23%, ठीक है, 23% ही बेचते हैं। और जबकि पंजाब और हरियाणा के लोग एमएसपी अपने कुल पैदावार का 70% एमएसपी के तहत बेचते हैं, एमएसपी के रेट में बेचते हैं। तो इसलिए पंजाब हरियाणा के लोग इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं और नहीं हैं। और वो ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में कि उसमें सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा के लोग ही सफल हुए थे। इसलिए वहाँ पे छोटे छोटे जो किसान हैं उनके पास भी ट्रैक्टर है। अब आ जाते हैं सेकंड जो एक्ट है उसका एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन है कि एमएसपी के बारे में सरकार कुछ मतलब सरकार कुछ ऐसा प्रोविज़न करे या कोई ऐसा विश्वास दिलाए कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगा, और ख़त्म करना भी है तो एक तरह से न करे, धीरे धीरे ख़त्म करे। दूसरा चीज़ है कि एक झटके से ख़त्म नहीं करना चाहिए एमएसपी को। दूसरा, कोर्ट का इसमें प्रावधान होना चाहिए कि किसान अपनी समस्याओं को लेकर, अपने जो भी विवाद हैं उसको लेकर कोर्ट जा सकें। और इसका रेगुलेशन सही होना चाहिए। मतलब मैंने पिछले एक्ट में भी बताया था कि इसका रेगुलेशन वीक है, तो इसका रेगुलेशन सही होना चाहिए। अब तीसरे एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा एक्ट का जो नाम है वो है द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। लॉकडाउन के दौरान आप लोग इस वर्ड को बहुत सुने होंगे कि इसेंशियल जो कमोडिटीज हैं उसी के आप बेच सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, अन्यथा और सारी दुकानें बंद रहेंगी।
तो ये 2020, तो द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट्स एक्ट 2020। अब इसका जो मतलब इसमें क्या है कि मतलब भंडारण पहले अब फिर से कर सकेंगे। पहले क्या होता था कि जो भंडारण की जो व्यवस्था होती थी, ठीक है, जो जमाखोरी की जो व्यवस्था होती थी, पहले ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा होती थी। लोग क्या करते थे कि अपने अनाजों को क्या करते थे, पहले हमारे पास अनाज था नहीं, पर्याप्त अनाज था नहीं, और इसका फ़ायदा व्यापारी क्या करते थे कि माल को क्या करते, स्टोर कर देते थे, जानबूझ के उसको जमा मतलब जमा कर देते थे, मतलब अपने ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए। और जब सामानों की बाज़ार में जब बहुत डिमांड होने लगती थी, जब रेट हाई हो जाता था, तो उसको फिर वो बेचते थे। तो सरकार ने एक एक्ट लाया, और उस एक्ट की तरह जितने भी ब्लैक मार्केटिंग थे, जो जमाखोर हैं, उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की, और ये कानून अपराध माना गया। अब फिर से सरकार क्या कर रही है कि जमा करने में, जमा जो भंडारण की जो सुविधा है, वो सुविधा देने के लिए प्रावधान लाई है। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कि आप चिप्स बेच रहे हैं, मतलब चिप्स जो प्रोड्यूसर जो कंपनी है उसको सामान बेच रहे हैं, तो आपका 1 किलो 2 किलो तो आलू नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं आलू को जमा कीजिएगा, 1 क्विंटल 2 क्विंटल तो, या 100 क्विंटल 200 क्विंटल बेचिएगा। तो उस समय किसान को क्या चाहिए कि उसको एग्रीगेट करे, उसको जमा करके रखे, और उसके बाद से वो कंपनी के पास लेके जाए, राइट। तो इसमें ये व्यवस्था दी गई है कि इसमें जितने भी फूड स्टॉक्स हैं उसका सप्लाई कर सके, ठीक है। कोई पैटीज वगैरह बनाता है तो उसको उसको तो देना पड़ेगा ना। तो इसमें भी एक प्रावधान है। प्रावधान ये है कि मान लीजिए कि कहीं वॉर हो गया, फेमाइन हो गया, अकाल आ गया, नेचुरल कैलेमिटी हो गया, तो उस समय आप भंडारण नहीं कर सकते हैं। या मान लीजिए किसी का प्राइस राइज 100% हो गया, 100% हो गया, या जो और जो आवश्यक जो चीज़ें हैं उसका 50% रेज हो गया, जैसे प्याज वगैरह हो गया, ठीक है। प्याज से बात आया कि पहले क्या होता था कि प्याज वाला ही देखिए, अभी हमारे पास इसका फ़ायदा क्या होगा उसके उसमें हम बात करेंगे, प्याज वाला बात। अभी देखिए इसका 100%, अगर वार फमाइन और नेचुरल कैलेमिटी आता है, कोई अकाल वगैरह आता है, कोई आपदा आ जाती है, तो अगर तो उस समय आप जमा नहीं कर पाएगा, जमा पूर्ति नहीं कर पाइएगा। उसके बाद से मान लीजिए कि 50% कोई भी जैसे दाल चावल या जो भी प्याज वगैरह का जो चीज़ें हैं नॉन पेरिसेबल, उसका 50% अगर दाम बढ़ता है, 50% भी उसका दाम बढ़ जाता है, तो आपको जमा पूंजी बंद कर देनी पड़ेगी, आपको गोदाम से माल निकालना पड़ेगा। तो ये है, ये इसमें प्रोविज़न किया गया है। इसमें दो चीज़ों का एक्सेप्शन है कि मान लीजिए कि आप इंस्टेंट कैपिटल है आपका, ठीक है, इंस्टेंट जो कैपिटल है, मान लीजिए कि आप दिन में आपका जो टोटल मशीन है, या पूरे महीने में या जो भी हो, 100 क्विंटल आलू से ही चिप्स बनाती है, 100 क्विंटल आलू से ही चिप्स बना पाती है, तो आप इतना ही रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। या आपको जो हर महीने डिमांड है 100 क्विंटल आम का या आलू का, 100 क्विंटल आप एक्सपोर्ट करते हो, आप एक्सपोर्ट कंपनी हो, और 100 क्विंटल ही आपका एक डिमांड आया है, तो आपके पास डिमांड कागज़ होना चाहिए, और उतना ही आप स्टोर कर सकते हो। तो स्टोर करने की इसमें प्रोविजंस लाया गया है। इससे
इससे किसान क्या होगा कि किसानों को फ़ायदा होगा, पहला चीज़, और ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है वो भी रुकेगा। ठीक है, मान लीजिए कि मेरिट्स की बात करें, ठीक है, तो मेरिट्स में इसका कि पोस्ट जो फूड क्राइसिस होता है, पोस्ट फूड क्राइसिस जो होता है वो नहीं होगा। मान लीजिए कि जैसे प्याज होता है, तो प्याज वाला प्याज का जो समय होता है वो फेब टू मई और जून में प्राइस कम रहता है। ठीक है, और जुलाई से दिसंबर में फिर प्राइस बढ़ जाता है। फेब में जून में क्या, फेब से मई जून तक, मतलब फेब में तो प्याज कोड़ाता है ना, वो निकालते हैं मिट्टी से, तो उस समय नया नया प्याज रहता है, उस समय प्राइस बहुत कम रहता है। और जैसे ही जुलाई दिसंबर में जब बुआई का टाइम आ जाता है, तब उस समय प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, बाजार से प्याज गायब हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि भंडारण की जो व्यवस्था, तो भंडारण के खिलाफ तो कानून है, तो लोग स्टोर नहीं कर सकते। अब ये दोबारा जब कानून आया है तो आराम से आदमी क्या करेगा। ये हर साल का है, प्याज वाला जो किस्सा है वो हर साल चलता है। मीम भी बहुत सारे चलते रहते हैं, प्याज का, टमाटर का मीम चलता रहता है ना, कि एप्पल से भी ज़्यादा भाव हो गया है, ऐसे कुछ करके कोई प्रपोज कर रहा है, तो रिंग की जगह पर प्याज दे रहा है, टमाटर दे रहा है, ऐसा कुछ करके। तो अब क्या होगा कि अब किसान दोबारा इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पोस्ट फूड क्राइसिस है वो ख़त्म होगा। दूसरा चीज़, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, मार्केट एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो ग्लोबलाइजेशन भी होगा। और इसके साथ साथ मान लीजिए कि भंडारण की व्यवस्था है, तो कि कोई छोटा किसान है, 10-15 मतलब 10 या 5 गाँव को, छोटे छोटे गाँव को एफपीओ मिलकर, एफपीओ पिछले जो एक्ट में डिस्कशन किए थे, एफपीओ बनाता है, तो सारे किसानों का जो प्रोड्यूस है, जो उत्पाद है, ठीक है, उसको जमा करने के लिए तो कोई जगह चाहिए ना। तो इसमें बहुत सारे स्टोर हाउसेस खुलेंगे, कोल्ड स्टोरेज खुलेगा, तो इससे और मतलब डेवलपमेंट का ही होगा। इसमें जॉब की लोग रोजगार के साधन ढूंढ पाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये होगा। कंसर्न क्या है कि यही कि कहीं आर्टिफिशियल डिमांड ना हो। ठीक है, इसको रिव्यू करना चाहिए, आर्टिफिशियल जो डिमांड है। ठीक है, उसका से मैनिपुलेशन, रेट का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए कि नहीं हम ये दाम में लेंगे, वो दाम में नहीं लेंगे। हम पहले मान लीजिए कि 40 रुपया फिक्स हो गया, और जब उसकी उत्पादन हुई तो कंपनी वाला बोला कि इसका क्वालिटी सही नहीं है, हम 40 नहीं देंगे, 30 देंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेशन ऑफ रेट्स नहीं होना चाहिए, फिक्स रेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरे सेशन का सार यही है कि गवर्नमेंट को एमएसपी पे की जो अनुशंसा बनी हुई है ख़त्म होने की, तो उसके बारे में किसानों को विश्वास दिलाना चाहिए। एपीएमसी को ख़त्म नहीं करना चाहिए, एमएसपी को भी ख़त्म नहीं करना चाहिए, एक झटके में तो बिल्कुल नहीं ख़त्म करना चाहिए। एक कोई रेगुलेशन हो, एक बोर्ड हो जिसमें सिर्फ पैन कार्ड कर बनाने वाले ही ना व्यापार करें, ट्रेड करें। इसका एक रेगुलेशन हो, एक बोर्ड हो, एक कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें मान लीजिए कि एक आदमी के पास तो 3-3 4-4 पैन कार्ड होते हैं, उसके बाद से कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, किसान कोर्ट में जा सके। ठीक है, फार्मर्स को भी इस एक्ट को समझना चाहिए, निष्पक्ष बात करना चाहिए, और गवर्नमेंट को इस एक्ट को वापस नहीं लेना चाहिए। तो आज का पूरा करंट अफेयर्स का डिस्कशन यही रहा, समाप्त हो जाता है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।